बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 में। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बड़ी ज़बरदस्त खेलों की दुनिया से जुड़ी खबरें हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हमने आपसे बात करनी है, पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश का है। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। इसके शेड्यूल का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। तीनों मैचेस शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में खेले जाने हैं और सीरीज़ का आगाज़ जो है वो 20 जुलाई से होगा और 24 तक की सीरीज़ जो है वो जारी रहेगी। 3 T20 हैं। हमें याद है कि बांग्लादेश पाकिस्तान आया था और यही बात हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा इस सीरीज़ को। तो एक बड़ी ज़रूरी सीरीज़ है जिसके शेड्यूल के आने का मतलब यह है कि अब हम स्क्वाड की तरफ भी एक हतमी शक्ल जाना शुरू हो जाएंगे। उसमें कैंप दूसरे मरहले में अभी तक जारी है, चाहे वहाँ से प्लेयर्स अनाउंस होते हैं या जो प्लेयर्स कैंप का हिस्सा नहीं है, कहीं ना कहीं लीग खेल रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा इस कैंप के अंदर। आप ये भी कर सकते हैं कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर आप कंप्लीटली नई साइड भेज सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मसला हो सकता है, लेकिन कप्तान और कॉम्बिनेशन सारे जो हैं वो आज के प्रोग्राम में ज़रूर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इस सीरीज़ का इम्पैक्ट देखें तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग्स और क्वालिफिकेशन जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद हमने आपसे बात करनी है कौमी खेलों के फ़रोग के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया है। कल एक सेरेमनी में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फेडरेशन के लिए कई जो फंडिंग है उसका ऐलान किया, मुख्तस कर दी एक साल की फंडिंग। उसके साथ साथ एक चेक की तकसीम की तकरीब भी हुई जिसमें मुख्तलिफ जो एथलीट्स और प्लेयर्स हैं उनमें चेक तकसीम किए गए। और एक अगर आप ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखेंगे, जो टोटल आउटलुक है फंडिंग का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि किस फेडरेशन को कितना फ़ंड दिया गया है। मेरे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं कुछ फेडरेशंस को लेकर, जिनका मुझे लगता है कि पूरे साल का जो बजट एलोकेट किया गया है वो बहुत कम है। तो क्या उसके बरक्स अब उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाना है या फिर कोई सेल्फ फंडिंग जनरेट करनी है, ये थोड़ा सा मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। जिसमें टेनिस हो सकती है, टाइकोंडो को अगर आप देख लें तो उसके लिए बड़ा लिमिटेड फंड है, वो एलोकेट किया गया है। तो कोई भी फेडरेशन जिसका फंड 1 मिलियन या 1.1 मिलियन है या इससे भी नीचे है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना काफ़ी है कि वो इसको सफाइस कर सके। आपका एक टूर्नामेंट जो है वो ही करोड़ों में चला जाता है। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको तमाम तर तफसीलात भी मैं बताऊंगा कि किस फेडरेशन को कितना फ़ंड दिया गया और चेक्स की जो तकसीम है उसमें भी कुछ नाम हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है कि एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप, जहां पर पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। पाकिस्तान को फाइनल में भारत के हाथों शिकस्त हुई, लेकिन एक अच्छा टूर्नामेंट रहा, लेने में पाकिस्तान कामयाब रहा है। तो एक बार मुबारकबाद हमारे प्लेयर्स को और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को। जीत जाते तो मज़ा जो है वो और दुबाला हो जाता, लेकिन फाइनल हारे, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। उसके बाद आपसे बात करनी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, जिसने पाकिस्तान टीम को प्रो लीग में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आपको हमने कल भी आगाह किया था इन तमाम अपडेट्स पर कि एक बहुत बड़ा मौका है और अब आपके पास एक डेडलाइन है जिससे पहले पहले आपने उनको बाकायदा इन रिटर्न जो है वो इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद जो फंडिंग का सिलसिला है, क्योंकि पूरे साल के लिए आपको फंड्स मुख्तस करने हैं, उसका सिलसिला जो है उसको भी आगे बढ़ाना है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट, इसके साथ साथ टीम मैनेजर भी हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, उसके साथ साथ वो फ्लोर मैनेजर भी हैं जब भी आप पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रॉडकास्ट या ड्राफ्टिंग देखते हैं, और इसके साथ सर्टिफाइड लेवल 2 कोच, नाउ गोइंग फॉर लेवल 3, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पानी पीना आपने? नहीं, पानी की जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा मौसम है इस्लामाबाद रावलपिंडी का, आज तो प्यास लगी हो क्या गया भाई आज इंट्रोडक्शन ठीक था। ठीक है इंट्रोडक्शन, आपको गिला नहीं रहना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर तज्जियाकार, और जब भी हमें खबर की ज़रूरत होती है तो हम इनको ज़रूर तंग करते हैं और आज भी करेंगे, क्योंकि आज भी कुछ फेडरेशंस की खबरें हैं जो हमने निकलवानी है। जनाब मोहित शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सना मीर साहिबा, पहले सीरीज़ की बात कर लेते हैं। द स्केड्यूल इज़ आउट और 3 T20s हैं, तीनों ढाका में खेले जा रहे हैं और हमें पता था कि पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट करनी है, बट हाउ डू यू सी द सीरीज़? देखिए, ऑब्वियसली जब भी इंटरनेशनल सीरीज़ अनाउंस होती है, आप अच्छी खबर ये होती है कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिलती है। पर बांग्लादेश की टीम ऑब्वियसली एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। हमने देखा जब आए भी तो उस तरीके से मुकाबला नहीं कर सके। तो पाकिस्तान के पास एक चांस ज़रूर है कि वो और अपने आप को देखे कि क्या वो कर सकते हैं। पिछली भी सीरीज़ में हमने देखा सीनियर्स को रेस्ट कराया गया या जो भी आप नाम दे दें। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान अपनी जो डायरेक्शन है T20 टीम की वो कहाँ लेके जाता है। बड़ी अच्छी सीरीज़ रही पाकिस्तान की, जहाँ तक बात करें हसन नवाज़ की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें तो बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, आसिफ अफरीदी की बात करें तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी काफ़ी रही सीरीज़। अब देखना ही होगा क्योंकि वर्ल्ड कप फरवरी में, तो देखना ही होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान शेप अप करता है अपनी टीम को
और ये सारे मैचेस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होंगे गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, गोइंग इनटू जो आपने प्रिपरेशन करनी है टीम की, तो जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो उतना बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी ऑफ टॉपिक ज़रूर है, लेकिन क्योंकि कल ही मेरी नज़रों से वो गुजरी और मैं वो क्लिप्स भी देख रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और बहुत अजीब लगा। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रॉमिसिंग टैलेंट जब हमें नज़र आता है तो उसके बारे में महाजराइयाँ बहुत सी शुरू हो जाती हैं। और कल भी एक ऐसी चीज़ देखने को मिली 1-2 दिन पहले, जहाँ पर जो यंग पेसर अली रज़ा हैं, जो कैंप का भी हिस्सा हैं, डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीते सियालकोट के लिए, उसके बाद हमें PSL में नज़र आए। आउट ऑफ नोवेयर 1 महीने से खबरें चलना शुरू हो गई कि उनको आंखों की कोई बीमारी है और उनका फ्यूचर अनसर्टन है, एट अ पॉइंट जहाँ पर एक यंग 17-18 साल के बच्चे को आके मीडिया के ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है। देखिए ये बड़ा बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है कि जिस वक्त थोड़ी सी हाइप बनती है तो कोई ना कोई रेटिंग के लिए या कोई ना कोई ऐसी खबर के लिए इस तरह की बात कर दी जाती है। और अगर ऐसी कोई बात फिज़िकली किसी के बारे में आपको पता भी है तो मेरे ख्याल से ये डॉक्टर्स की तरफ से भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ होनी चाहिए, और अगर PCB खुद एक चीज़ शाया करे तो बात समझ आती है। लेकिन अब ये आके कि उनको क्लेरिफिकेशन देनी पड़े, ये एक अजीब सी बात आपको लगती है। वैसे भी इतने प्रेशर्स होते हैं एक एथलीट के ऊपर, और इस तरह की जो मेडिकल से रिलेटेड ख़ास तौर पे किसी की कोई चीज़ होती है, आई थिंक वो वैसे भी कॉन्फिडेंशली ट्रीट करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और जब तक इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी आई थिंक इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती रहेंगी। मोहित शाह साहब, बतौर जर्नलिस्ट मैं चाहूँगा आप भी इस पर कमेंट करें, क्योंकि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। तो ये खबर चाहे सच्ची थी चाहे सच्ची नहीं थी, लेकिन बात उनकी ठीक है कि एक यंग 17-18 साल का बच्चा है जो अपना करियर आगे देख रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा डेंट होता है। तो उसको बड़े अजीब तरीके से हैंडल किया गया। कल उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दी, और फिर मैं चाहूँगा इसके साथ साथ अब बांग्लादेश सीरीज़ की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी बात करें। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई जर्नलिज्म है, और जर्नलिज्म इस तरीके से होती है। जिन लोगों ने जर्नलिज्म सीखा हुआ है और जो सीख के इस प्रोफेशन में आए हैं, वो कभी ऐसी स्टोरी नहीं देंगे या कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे कि जिससे कोई उसकी पर्सनल या प्राइवेट मामलात में आप इंटरफियर करें, और वो भी ऐसा जो उसकी हेल्थ के बारे में कोई ऐसी चीज़ हो। ये कभी भी नहीं होता। और एक तो बात है कि कोई ऐसी बात है नहीं है, अगर कोई ऐसी बात है भी तो वो डॉक्टर्स हैं, वो डील करते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो डील करता है। सोशल मीडिया को या किसी और मीडिया को इसमें इंटरफियर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो जो सोशल मीडिया या कोई और मीडिया उसको देख रहा हो वो चीज़ ना हो, तो आप एक अनड्यू किसी पे प्रेशर डाल रहे हैं, अनड्यू किसी यंगस्टर को उसके कैरियर से आप खेल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादती है और बहुत गलत बात है। और इसमें ज़रूर स्टेप इन करना चाहिए, और जिस तरह स्टेप इन आप कहते हैं ज़रूर करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। देखें, अली रज़ा बहुत अच्छा बॉलर है, जिस तरह उसकी स्पीड है, जिस तरह उसकी एज है, उसकी ग्रूमिंग होनी है, उसने कोई मतलब है कि अगले 1-2-3 साल में पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ पाकिस्तान के लिए सर्विस देनी है। तो अगर कोई ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात है भी तो वो डील कर लेंगे डॉक्टर को। आजकल इस तरह की कोई मसाइल होते नहीं हैं। तो इस तरह का मैं ज़रूर एज अ सीनियर जर्नलिस्ट में, मेरी सारी उम्र हो गई है ये काम करते हुए, कभी भी, और अगर आप इसको अपने एक पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं तो वो भी बहुत नामुनासिब है। आप पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं तो आप अच्छी खबरें निकालें, अच्छे सोर्सेज आप डिवेलप करें, उनसे आप इस्तेफादा करके या उनसे आप उनकी सपोर्ट लेके आप अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अपने आप को मेहनत करें। ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आपको अच्छा जर्नलिस्ट नहीं बनाती, ये चीज़ें आपको बदनाम करती है। मैं कहूँगा कि PCB का इसमें भी कहीं ना कहीं कसूर है। जब एक्रेडिटेशन की बंदरबांट होती है ना बगैर किसी क्राइटेरिया, ये बात आपकी बड़ा ठीक है, सिंपल है। ये बात ठीक है आपकी, ये बात ठीक है कि एक्रीडेशन का जो प्रोसेस है PCB की तरफ से वो इतना क्लीन नहीं है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है हमारे साथ मीडिया सेंटर में बैठे हुए, जब दूसरे दिन मैं देखता हूँ ना कहीं अखबार होती है, ना कोई अच्छा चैनल होता है, ना बल्कि सीखा होता है जर्नलिज्म। मैं अगर आपको अपनी बात करूँ ना तो मैंने 87 में जर्नलिज्म शुरू किया, और मैं 3-4 साल में सिर्फ सीखता रहा हूँ। मेरे साथ बड़े, अब मैं नाम लूँ तो शायद बहुत बड़े नाम इंग्लिश जर्नलिज्म में इस पिंडी इस्लामाबाद के लोग थे, और उनको हम उस वक्त डरते थे कि हम फील्ड में न जाएं जब तक हम सीख के तैयार ना हो। आजकल तो एक दिन जर्नलिस्ट आता है और दूसरे दिन वो उठ के फील्ड में चला जाता है। सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जर्नलिज्म की आपको बेसिक्स नहीं आती हैं
जर्नलिज्म का आपको एथिक्स नहीं आती है, तो आप ना अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ना आपका इम्पैक्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन पे। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आप बांग्लादेश की बात की है, देखें वो बांग्लादेश की सीरीज इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमें थोड़ा सा पाकिस्तान जो नए हमारे कोच आए हैं उनका हमें एक ट्रेंड सा पता चल जाएगा, उनका माइंड सेट पता चल जाएगा कि ये क्या पुराने प्लेयर्स के साथ जाना पसंद कर रहे हैं या ये इनकी अप्रोच वही है कि नए प्लेयर्स जो हम नज़र आ रहे हैं मतलब है कि क्या रिजवान और क्या बाबर आजम का इनके जहन में कोई उनका फ्यूचर है इन T20 क्रिकेट या नहीं है। शाहीन अफरीदी को ये कहाँ तक गेज कर रहे हैं, किधर तक ये लेके जाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें ये, क्योंकि आपकी ये सीरीज जो है ना जी 20, 22, 24 में, इसके बाद स्ट्रेट अवे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज ले जाना है, वापस नहीं आना। तो वो 5 मैच अगर वहाँ भी होते हैं, 3 मैच ये होते हैं, ये 8 T20 सीरीज हैं और यही आपकी शेप अप करेगी टीम फॉर एशिया कप एंड लेटर फॉर द वर्ल्ड कप। तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों सीरीज होंगी, इसलिए होंगी कि आपको एक क्लियर आपको मैसेज थिंक टैंक की तरफ से आ जाएगा, कोचिंग स्टाफ की तरफ से आ जाएगा, मैनेजमेंट की तरफ से आ जाएगा कि वो किस पैराए में सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं। क्या वो पुराने प्लेयर्स के साथ जाएंगे, टोटली नया एक मतलब है कि नया सेटअप करेंगे, एक कम्बिनेशन जो कि ज़रूरत है शायद पाकिस्तान को इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप खेलना है वो इंडिया में या श्रीलंका में खेलना है, इंडिया में तो नहीं जाएगी, श्रीलंका में ही खेलना है। तो श्रीलंका के हालात देखते हुए श्रीलंका के, और यहाँ मैं क्रिकेट बोर्ड से एक और मतलब है इस फोरम पर रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर एक ऐसी सीरीज़ रखें श्रीलंका के ख़िलाफ़ और श्रीलंका में रखें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब बिफोर द वर्ल्ड कप। उन्हीं कंडीशन में आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा कि यहाँ प्लेयर कौन सा परफॉर्म कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। अगर आपके पास 25 आपने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, 30 आपने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, तो वो अराउंड 15-16 की टीम आपके पास फिर बन जाएगी, फिर प्रॉब्लम। बिल्कुल। और आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा मौका भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। सईद मोहम्मद अवैस, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप सिर्फ इस सीरीज के लिए कोई नई टीम तश्कील देकर भेज देते हैं। आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन, पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। या बांग्लादेश की अगर बात करें तो अभी जो टेस्ट क्रिकेट हो रही है उसमें तो कुछ सीनियर प्लेयर्स उनके वापस हैं जिसमें परफॉर्म भी किया है, चाहे वो आप लिंटन दास ने नीचे जाके बैटिंग वगैरह की है, लेकिन जिस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था वो आपको याद, उससे पहले यूएई से हार के आई थी, तो वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था कि बेस बैटरी का तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस टीम के साथ पाकिस्तान ने भी कैरी ऑन किया है, आपको स्ट्राइक रेट भी नज़र आया, हर चीज़ नज़र आई है, लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं, एशिया कप की बात आप कर लें या आप आगे जाके ICC T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, चलें अगर एशिया कप से आप स्टार्ट करें तो वो डिफरेंट मोड ऑफ गेम होनी है। आपने श्रीलंका में खेला है जहाँ पर मिडल ऑर्डर की बात करूँ तो एज सच शायद आपको फायर पावर ना नजर आए, क्योंकि वहाँ पर बॉल टर्न करेगा, विकेट थोड़ी सी डिफरेंट एज कम्पेयर टू आप जो यहाँ पर खेले थे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सा एक आपको एज जरूर हो जाएगा, वहाँ पर जो अभी रिसेंट जो मैचेस खेले जा रहे हैं उसमें आप चले वो टेस्ट क्रिकेट जरूर है लेकिन बॉल टर्न करता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो आपकी जो मिडल ऑर्डर की जो एक स्ट्रेंथ है, जो हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो उसमें टेस्ट जरूर यहाँ पर होगी। पता है मुझे, बाबर की बात करें, रिजवान आपके बड़े नाम है, उनके साथ ऑब्वियसली अगर मैं बड़े टूर्नामेंट्स की बात करूं तो आज भी फील करता हूं कि यार सीनियरिटी जो लेवल है उसको कहीं ना कहीं आपको साथ लेके चलना है। अगर वो आपके प्लान्स में है वेल एंड गुड, अगर इनकेस अगर आपके प्लान्स में नहीं है, जो लड़के जिनको अभी आपने रखा हुआ है इन पे फिर आपको फुल फ्लेज भरोसा करना पड़ेगा, इनको ही कैरी ऑन करना पड़ेगा। मसला ये कि इसके बाद आपने डायरेक्टली वेस्ट इंडीज़ जाना है, वेस्ट इंडीज़ की फिर विकेट्स हैं टोटली डिफरेंट। अभी मैं भी कप्तान से ही बात कर रहा था आते हुए कि जिस तरीके का स्पेल आज करवाया है इस्माइल जोसेफ ने, लिटरली अनप्लेबल, बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है, वो मजे का टेस्ट मैच है। अनफॉर्चुनेट है उनकी बैटिंग नहीं है वेस्ट इंडीज का, वो जो मोड ऑफ क्रिकेट है, लेकिन आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए क्योंकि डिफरेंट मोड ऑफ, और जिस हार्ट के साथ वो खेलते हैं और जो मैंने क्राउड देखा उस स्टेडियम के अंदर, मतलब आप कहीं से कह ही नहीं सकते टेस्ट मैच। अगर थोड़ा सा आप टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो मुझे शायद लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी इस्माइल जोसेफ का जो एक स्पेल था, उसी स्पेल ने आज फिर जान डाली है। बेशक दूसरे एंड से 5 खिलाड़ी आउट उसने किए हैं उनके पेस बैटरी ने, लेकिन जो इसने स्पेल करवाया और जो बेचारा कैमरॉन ग्रीन, मैं कहता हूँ सितारे गर्दिश में सदके के बकरे उसको जरूरत है, उस बेचारे को जो उसने आउट किया यार, अनप्लेबल लेट अपना कट था अंदर, और उसकी पेस बैटरी चेक करें, पेस ड्रॉप नहीं हो रही। इवन सैम कॉन्स्टेंस को जो बॉल आई और जिस तरीके की स्लिप फील्डिंग हुई, उनकी कामयाबी के ऊपर ही आज कप्तान ने जो है वो मरून रंग जो है उसको डिस्प्ले किया है कि डिस्प्ले करना है कि वेस्ट इंडीज जो है वो बिल्कुल इन इस टेस्ट मैच के अंदर। देखिए आप उनको लाइट मत ले लिया था ना आपने मुल्तान में लाइट फिर आपको याद है क्या हुआ था? उस सीरीज में मुल्तान में थी ना, मेरा टेस्ट डेब्यू था ना एज अ कमेंटेटर, तो हम 2.5 दिन में 2 टेस्ट खत्म करा के आ गए। आपके साथ एक और साहब भी थे, वो बड़े भारी साबित होते हैं अक्सर जहाँ कमेंट्री। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि वेस्ट इंडीज को
उनकी क्रिकेट का स्टाइल ऐसा है कि आप किसी कंडीशन में किसी फॉर्मेट में लाइट ले ही नहीं सकते, जहां आप उनको राइट ऑफ करेंगे वो आपको गलत तो हमारा भी तो वही स्टाइल है मेरे हम और वेस्ट इंडीज इस मामले में काफी करीब है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात पाकिस्तान टीम के लिए होगी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आप एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने कल भी बात की थी मुख्तलिफ टीम्स और मुख्तलिफ कप्तान की, जहाँ पर दुनिया का मॉडल चल रहा है, लेकिन आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आप ये जो कैंप के अंदर कुछ लड़के हैं इतने केपेबल हैं, उन्होंने पहले भी न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया, कुछ ने यहाँ भी किया, आप उनको भेज दें जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सीरीज़, और अपने बेशक आप सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करा लें। देखिए मेरी इसमें सोच बड़ी मुख्तलिफ है। वो इस तरह से है कि आपने जिस वक्त वर्ल्ड कप इतना करीब हो जाता है, ऑब्वियसली हर 2 साल में अब T20 वर्ल्ड कप आता है, तो आप बड़ा मुश्किल है उसको साथ बैलेंस करना रोटेशन को। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि पिछली सीरीज़ में अगर किसी ने ऐसा सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर दिया कि आपको पता है कि हमने वर्ल्ड कप में, तो उस बंदे को रेस्ट करा के उसी की जगह पर जिसको आप सेकंड सोच रहे हैं कि हमने T20 में एज अ बैकअप लेके जाना है, उनको आप चेंज ज़रूर कर सकते हैं। सो इट हैज़ टू हैव सम काइंड ऑफ मेथड टू इट। आप ये नहीं कर सकते कि आप बस 2 बैटर्स को खिला दें और 2 बॉलर्स को खिला दें, ऐसा नहीं होगा। आपका जो एक 2 पोजीशंस कंफर्म है, आपको पता है इसको तो हमने अगली सीरीज़ में वापस लाना ही लाना है, उससे बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके कि हाँ जी हम सिर्फ इस सीरीज़ के लिए आपको कर रहे हैं, हम आपका बैकअप तैयार करें। सो प्लेयर को कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता हो ना कि मुझे नहीं पता वर्ल्ड कप में मैं जाऊंगा या वो जाएगा, तो आप प्लेयर में इनसिक्योरिटी डालते हैं, और जो फेयरलेस क्रिकेट हमने देखी है इस बंच को खेलते हुए, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बट व्हाट्स द टाइम फ्रेम? अब जिस तरह वर्ल्ड कप आ गया, हम हमेशा आखिरी साइड होते हैं जो अपना स्क्वाड का ऐलान करता है। व्हाट्स द टाइम फ्रेम जिसमें अब हम फैसला कर लें? वो डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ मैचेस आपके कितने हैं, आपके प्लेयर्स कितनी फॉर्म में। अगर आपके टॉप प्लेयर्स जिनको आपने पहले से सोचा वो फॉर्म में, तो आपको टीम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब आपका टॉप प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जब आपके मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो पिछली सीरीज से एक बूस्ट ज़रूर मिला है। अब उसका इंतज़ार ये है कि अब क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दोबारा सीरीज़ बांग्लादेश के अगेंस्ट ही है, असल टेस्ट होगा जब आप ऑस्ट्रेलिया या किसी बड़ी टीम से खेलेंगे, फिर आपको असल पता चलेगा कि हमने किसको किस तरीके से लेके चलना है, और किन किन लोगों को जो मैच रेडी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा हुई हैं। सो आई थिंक अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमारे पास मैचेस आ रहे हैं, और इसमें अब थिंक टैंक का विजन है। और मैं वही बात करूँगी कि मेरे नज़दीक 20-25 प्लेयर से ज़्यादा को अब यूज़ नहीं करना चाहिए बिफोर द वर्ल्ड कप। आपके पास जो टैलेंट है उसको पहले पूरी तरीके से मौका दें, आप उसको एज अ बैकअप रखें अपने वर्ल्ड कप के लिए, और फिर अगले वर्ल्ड कप साइकिल में दोबारा एक 4-5 प्लेयर्स को और ऐड कर दें उस पूल के अंदर। पर जब हम चले जाते हैं ना 30-35 पे पूरी की पूरी टीम बदल देते हैं, वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो अच्छा, जाती है। इस सारे सेटअप में 3-4 नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं जिनके एक पूरा सीजन में देख सकता हूँ, ना सिर्फ PSL। हसन नवाज़ इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। हसन अली ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर हमने किसी की परफॉर्मेंस देखी तो साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस देखी है। अब ये वो 3 नाम हैं जिनको एडजस्ट करना बड़ा ट्रिकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त, क्योंकि मसला वही आ रहा है कि आपको पोजीशंस डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। देखिए इसमें आप एडजस्ट का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते। आप वो अब इतना नॉक ऑन द डोर करें कि उनका हक नज़र आ रहा है इस वक्त की परफॉर्मेंस पे कि उनको तीनों को खेलना चाहिए। सो आपको बाकी टीम को एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से। पिक भी हो रहे हैं, बाहर भी पिक हो रहे हैं, सारी जगह, और जब तक वो परफॉर्म करते रहेंगे वो अपनी जगह खुद बना लें। आपका काम ही एज अ सिलेक्टर, एज अ कोच ये होता है कि आप रास्ता आने दें, जो खुद से बना के रास्ता आ रहा है अगर हम उसको आने देना, तो आप यकीन करें कि टीम से परफॉर्मेंस लेना बहुत आसान हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार अभी नहीं, इसको ज़रा थोड़ी देर वेट करा दो। अगर एक बंदा परफॉर्म करके, एक प्लेयर बार बार परफॉर्म करके आ रहा है, आप उसको आने दें, उसको ऑर्गेनिकली टीम के अंदर शामिल होने दें, और उससे बाकी टीम की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, क्योंकि एक एनर्जी कैरी करता है। हर इंसान जब आता है किसी भी टीम के अंदर, वो अपनी एनर्जी लेके आता है। जो परफॉर्मर्स होते हैं वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं। तो अगर हम उनको आने दें और उनको देखने दें कि अब बाकी लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, आई थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। बिल्कुल। अब मोहित शाह साहब, इसमें ये नाम इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप साहिबजादा फरहान का रिकॉर्ड मैं PSL की तो बात करूंगा ही नहीं, उससे पहले उन्होंने 4 जो सेंचुरीज कर दी डोमेस्टिक के अंदर, वो हम सब ने देखी। एक ही टूर्नामेंट के अंदर 3 सेंचुरीज बैक टू बैक थी। मतलब अब वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आप अगर वो इतने अच्छे हैं ओपनिंग पे तो खिला दें। हसन नवाज़ के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा हो गया कि उन्होंने PSL पूरी में नंबर 4 पे परफॉर्म किया, तो पाकिस्तान टीम में भी प्लेसमेंट आसान हो जाती है। थोड़ा आगे का भी सोचना पड़ता है आजकल। और फिर अगर माइक हैसम ने कह दिया कि यार बाबर आजम तो मेरे प्लान्स में हैं और मैं चाहता हूँ कि वो एज अ सीनियर बैटर रहें, तो ये फिर बड़ा, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ट्रिकी है कि आपने उस सारी चीज़ को बैलेंस कैसे करना है। देखिए, मैं नहीं समझता कि बिल्कुल उनका कोई कंफर्म स्टांस है फॉर बाबर आजम। मुझे नहीं लगता कि उनके प्लान में इस तरह कंटिन्यूसली हैं या वर्ल्ड कप के लिए हैं।
ज़रूर उनके माइंड में होगा कि कोई आउटस्टैंडिंग उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आ जाए, बहुत अच्छा बिग बैश उनका आ जाए तो शायद वो उनकी सिलेक्शन में आए। दूसरा देखें, अगर बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, तो फिर ये जो आपने नाम लिए हैं ना, हसन नवाज हो गया, सबजादा फरहान हो गया, या टॉप ऑर्डर में अब सैम अयूब है, उसको हो गया, हारिस को हो गया, फिर इनको एडजस्टमेंट में फ़र्क, मेरे ख्याल उनको प्रॉब्लम नहीं होनी है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, बात वहाँ आएगी जहाँ अब ये एक डिसीजन हो गया कि जी बाबर आजम टीम में आ रहे हैं। बाबर आजम टीम में आते हैं तो उनकी जगह कौन सी होगी, ये बड़ा एक मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन है, $1 million और $1 million क्वेश्चन, ये आप समझें। वो ओपनर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो ओपनर आएंगे। वो वन डाउन आएंगे, ये भी मुझे नहीं लगता। अब वो कहाँ पे आएंगे, उनको फिट इन करना है। अगर उनकी फॉर्म चल रही है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो देखने वाला होगा। क्योंकि पहले ऐसी थी कि जब बाबर आजम और रिजवान ओपन करते थे तो उनके पास ऑप्शन इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे कि ओपन कौन करे। अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए। आपने PSL में देखा, आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में देखा, वो ऑप्शन है कि हारिस है, सबजादा फरहान है, हसन नवाज है, साइम, फ़खर है। अब देखें ना, आपके पास तो ऐसे 4-5 हैं कि जो सीधे ओपनर है वो, तो वो ओपनर खेलते हैं क्लब से। हसन नवाज एज ओपनर खेलते रहे हैं सारी उम्र, मतलब इस क्लब से इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये उनके पास फिर ऑप्शंस बहुत महदूद हो जाएंगी जब आ जाएंगे बाबर या कोई और इस तरह का स्टेप इन करेंगे और बीच में आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपको इस रैपिड फायर में डाल दूं और ये हाइपोथेसिस अब हम डेवलप कर लें, अब ज़रा मज़ा आएगा जब आप एक सीनियर जर्नलिस्ट से डायरेक्ट सवाल पूछना शुरू कर दें। हारिस की जो परफॉर्मेंस हमने देखी है और जिस तरह का प्लेयर वो है, उसके होते हुए क्या रिजवान की जगह टीम में बनती है, अगर आपको दोनों में से चूज़ करना हो? देखिए, मैं नहीं समझता रिजवान की जगह नहीं बनती। देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब इसमें कोई अब शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि देखें, T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट यंग लेग्स, स्पिरिट, एंथुजियाज्म। वो उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान को सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। पाकिस्तान को जो इंडिया के खिलाफ बाबर आजम और उसने जो 10 विकेट से जो मैच जिताया, वो आज भूलेगा नहीं कभी सारी उम्र। लेकिन हर एक की एक उम्र होती है, हद होती है। जब पीछे से कोई अच्छा प्लेयर बैकअप में आ जाए और वो शो करे पोटेंशियल, तो मेरा ख्याल है खुद भी रास्ता उसके लिए छोड़ देना चाहिए। वनडे क्रिकेट उनके लिए है, रिजवान के लिए, टेस्ट क्रिकेट रिजवान के लिए है, सब कुछ है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, मैं समझता हूँ कि हारिस को ज़रूर होना चाहिए टीम। और हारिस को इसलिए होना चाहिए कि वो अगर 10-12 बॉल की एक 30-35 की इनिंग खेल लेते हैं ना, तो वो बड़ा एक डिसाइसिव रोल कभी कभी प्ले करते हैं। इम्पैक्टफुल प्लेयर, इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। तो यही हालत है। फ़खर की बात करें, यही सैम अयूब की है। सैम अयूब को ज़रा सा थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा है, उनकी फॉर्म नहीं लग रही, तो होपफुली अब फॉर्म में आ जाएंगे। तो यही हसन नवाज की बात है। हसन नवाज को भी आपने देखा, सबजादा फरहान को भी देखा। अब सबजादा फरहान कितना आपको पोटेंशियल अपना शो करेगा, आपको नेशनल T20 में भी कर दिया, आपको PSL में भी कर दिया, हर तरफ वो खेल रहे हैं, तो उनको भी चांस मिलना चाहिए। उनको भी मेरा ख्याल है ये जो सीरीज़ आगे दोनों हो रही हैं, उनको एक परमानेंट आप ओपनर थोड़ा रखें ताकि देखें कि ये एज एन ओपनर चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो ये बड़ी क्वेश्चन मार्क हैं जो कि अब सिलेक्टर्स को आंसर करने हैं, जो कि अब जो है मैनेजमेंट को आंसर करने हैं कि वो किस तरह शेप अप करते हैं टीम को फॉर एशिया कप एंड लेटर फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो चुका है कि मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता है सईद मोहम्मद अवैस के पाकिस्तान की जो पहली 5 पोजीशंस हैं इस वक्त इस कैंप और इसकी पिछली सीरीज से, वो बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं, जिसमें साइम, साहिबजादा फरहान, फिर फ़खर जमान, हारिस और हसन नवाज। तो ये 5 अगर मैं टीम में रखता हूँ तो उसके अलावा फिर मुझे जगह नहीं नजर आती कि मैं बाकी को नजर नहीं आते। नहीं आगा तो फिर 6 पे ही खेलेंगे, जाहिर बात है। देखो, एक अच्छी बात है, मेरा हमेशा एक मानना है कि आपकी प्लेइंग 11 तब स्ट्रांग होती है जब आप अपनी बेंच लाइनअप स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि वो एक इंसानी या फितरत होती है ना कि ऑटोमेटिकली आपके जहन में होता है मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मेरे पीछे 3 बैठे हैं जगह लेने के लिए, तो आप वो कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस पे भी उसका ध्यान देते हो। बाबर आजम है, चाहे शाहीन है, रिजवान, ये 3 ऐसे बड़े नाम हैं जिनका ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम का एक वो बेंच लाइनअप रहे हैं, बेंच मार्क है कि लोग कहते हैं ये टीम में होने चाहिए, जैसे जो चलता रहा मामला। इससे सीरीज़ अगर हम देखो, मेरे लिए बिग बैश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों को कहीं ना कहीं वो दिमाग में होगा कि हमने यहाँ पर अपने आप को मनवाना है। वो क्रिकेट टोटली डिफरेंट है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट्स इन द वर्ल्ड है, मैं कहता हूँ। वहाँ पर अगर वो मनवाते हैं अपने आप को तो फिर एक प्रेशर बिल्ड आपके ऊपर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टांस पे क्लियर रहना पड़ेगा, इसलिए कहा ना कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या उनको कम्युनिकेट किया हुआ है कि आप हमारे किस प्लान्स के अंदर हैं, T20 में आप हैं या नहीं हैं, कि आप हमारे आगे फ्यूचर प्लान्स में क्या होंगे। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, जितना क्लोजली वो कोच उनके साथ काम कर रहे हैं, लग रहा है कि रिलैक्स मोड है,
आई डोंट नो कि उनका क्या अपना वो आगे मोड ऑफ क्रिकेट उनको बताई गई है कि आपने वनडे और टेस्ट क्रिकेट के अंदर ज़्यादा रहना है, लेकिन मेरे लिए उसके बाद अगर पाकिस्तान टीम की आप बात करें, बांग्लादेश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ है। वेस्ट इंडीज़ का जो मॉड ऑफ T20 गेम है वो टेस्ट करेगा आपको, चाहे वो आप बैटिंग यूनिट के अंदर आप बात करें चाहे बॉलिंग यूनिट में करें, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग यूनिट T20 के अंदर है स्पेसिफिकली वो इतनी आसान नहीं है। उनकी विकेट्स थोड़ा सा आपको पता है लो बाउंस रहता है, उधर स्कोर करना एज सच को इतना ज़्यादा आसान एक नए बैट्समैन के लिए नहीं होगा, लेकिन आपको इनको जिस तरीके का हसन नवाज खेल रहा है 5वें नंबर पे, साहिबजादा फरहान, ठीक है आपके पास कंसिस्टेंट ओपनर ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जो हालात आप T20 क्रिकेट की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फ्लोटर खेलना पड़ता है, जिस पोजीशन पे भी आपको ज़रूरत होती है आपको वहाँ जाके अपने आप को बनवाना पड़ेगा। साहिबजादा ने मिडल ऑर्डर के अंदर अनफॉर्चुनेट है एज सच उसको ज़्यादा चांसेस नहीं मिले थे जहाँ पर फ्लॉप रहा है, लेकिन ओपनर के अंदर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ है। अच्छी बात है कि आपके पास बैकअप प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जिस वक्त स्टिल मेरे लिए जो मसला है वो आपकी बॉलिंग यूनिट का है। हारिस रऊफ आपको एज सच को इंप्रेसिव फॉर्म के अंदर नजर नहीं आ रहे, शाहीन आप पता नहीं T20 के अंदर वापस आते नहीं आते, नसीम शाह का इंजरी का अच्छा, मसला है। 21 दिसंबर से 25 जनवरी 2026 तक बिग बैश लीग का सीजन है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट विंडो बन जाएगी और हमें पता है कि इस दौरान ये वाजे किया गया था कि वही प्लेयर्स पिक किए गए जो पूरे तरीके से अवेलेबल थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्वियसली बोर्ड की कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई होगी, इवन हेड कोच ने बाबर वगैरह से बात की होगी, आप खेलने जा रहे हैं उस दौरान हम ये चाहते हैं, और वहाँ पर फिर पोजीशंस भी बड़ी मैटर करती हैं। अब ऑब्वियसली मिसाल के तौर पर अगर वहाँ बाबर ओपनर एज एन ओपनर खेल लेते हैं सिडनी के लिए, तो फिर यहाँ पे क्या करना है ये फैसला तो बाद में होगा। यार है वैसे बड़ा ट्रिकी होगा। 5 अगर बुर्ज की बात करूं टीम के अंदर हैं, जिसमें स्टीवन स्मिथ भी हैं, बाबर भी हैं, स्टार्क भी हैं, हेजलवुड भी है, तो बड़ा एक मज़े का वो कॉन्सेप्ट सारा आपको नज़र आता है। लेकिन मैंने कहा ना, इसलिए मुझे लगता है कि प्लान्स क्लियर हैं, शायद कम्युनिकेट इनको हुआ है। यहाँ तक खबर आ रही थी, नॉट कन्फर्म डेट, यहाँ तक खबर आ रही थी कि शायद बाबर आजम को विक्टोरिया की तरफ से ODI जो वहाँ पर अपना वनडे टूर्नामेंट होता है उसके लिए भी उनको कहीं ना कहीं अप्रोच किया जा रहा है। तो दैट मीन्स कि आपके प्लान्स क्लियर है यहाँ पर। थोड़ा सा हारिस की अगर बात करूँ, बहुत से लोगों ने एक सवाल किया कि जी बिग बैश के अंदर पाकिस्तान के और कोई भी प्लेयर पिक नहीं हुआ था। हारिस भी था, साइम अयूब भी थे, अनफॉर्चुनेटली पिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो पार्शली अवेलेबल थे, फुल अवेलेबल नहीं थी उनकी। सेकेंडली साहिबजादा फरहान आपको पता है इनको भी T20 जो दूसरा आई गेस कनाडा के अंदर है, कहाँ पर उनके लिए पिक किया गया, ऑस्ट्रेलिया की जो लीग वहाँ पर टीम्स खेलती है उनके लिए पिक किया हुआ है। इंपॉर्टेंट विंडो पाकिस्तान के लिए, लेकिन राइटली पॉइंटेड शाहजी की जो बात थी कि आपको इस विंडो के अंदर कहीं ना कहीं नेगोशिएट करना पड़ेगा श्रीलंका के साथ, एटलीस्ट आपके लड़के उस मोड ऑफ गेम के साथ एक्सपीरियंस लें, क्योंकि डिफरेंट विकेट्स हैं वहाँ पर। सुफियान मुकीम हो जाए, आपको स्पिन यूनिट पे काम करना है, लेकिन आपके मिडल ऑर्डर को जो फायर पावर चाहिए श्रीलंका में वो ये नहीं होगा 160 170 के स्ट्राइक रेट से, वो विकेट्स डिफरेंट है, वो आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। अच्छा, कोई बिग बैश लीग की ड्राफ्ट के सिलसिले में तो बात आपसे नहीं हो पाई कि शायद कोई फ्लोर शोर आप मैनेज कर रहे हो, लेकिन खबरों की क्योंकि बात हो रही है तो एक और बहुत बड़ी खबर आई है स्पोर्ट्स 360 की टीम ने अभी हमसे शेयर की कि जोफ्रा आर्चर को इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, जो दूसरा टेस्ट मैच होना है। जो हम पहले भी बात करते रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शायद इंग्लैंड ने वो बॉलिंग मिस की है जो इम्पैक्टफुल बॉलिंग उनको चाहिए थी। तो सना मीर साहिबा, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट डिसीजन फॉर इंग्लैंड गोइंग फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली, आई थिंक क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त इंग्लैंड की बॉलिंग ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतने आराम से आप 300 रन बना नहीं सकते इंग्लैंड के ऊपर। जोफ्रे आर्चर आते हैं सेकंड टेस्ट में तो इंडिया की तो और परेशानी बढ़ चुकी है क्योंकि पहला मैच भी वो हार चुके हैं। और आर्चर का ये है कि ऑब्वियसली जो उनका पेस और बाउंस और जो एक्यूरेसी है जिससे वो करते हैं, वो दुनिया के बेहतरीन बैटर्स को आउट करने में कामयाब हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये बूस्ट मिला है इंग्लैंड की टीम को, और डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि वो अगले मैच में ही सीरीज़ रैप अप करना चाहेंगे। वो कोशिश करेंगे कि ऑब्वियसली लीड ऐसी ले लें कि इंडिया को वापस आने में मुश्किल हो। मैं तो पाँच टेस्ट मैचेस हैं ना, तो पहले 2 अगर आप जीत जाते हैं, क्योंकि आपने देखा है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वापस आया था 3-1 से फिर जीता, तो आप नहीं चाहेंगे एज अ होस्ट कंट्री कि वो ऐसी लीड को आप जाने दें। तो वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि वो उस लीड को बढ़ाना चाह रहे हैं। और फूड फॉर थॉट के इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जब भी बात हो तो ऑटोमेटिकली 5 टेस्ट मैचेस सोच लें आप। नासिर हुसैन ने बड़ा क्रिटिसाइज किया इस मॉडल को, उन्होंने कहा ये ऐसे ही है कि अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग की फुटबॉल टीम को देखें कि टॉप टियर टीम जो है वो किसी बॉटम टीम के साथ भी खेल रही है, तो मतलब वो डिस्पैरिटी की बात अब होना शुरू हो गई है टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। देखिए ऑब्वियसली वो तो अब दोनों ये सारे बोर्ड, तीनों बोर्ड ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, जिनको मार्केटिंग करने भी आती है, जो अपने टेस्ट क्रिकेट को वो अहमियत भी देते हैं, अपने टेस्ट प्लेयर्स को उस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे आपको टेस्ट प्लेयर को करना चाहिए। अब बाकी अगर ममालिक में वो नहीं हो रहा तो वहाँ पर ख़ुद भी ममालिक को नज़र डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद पुश ना करें और आप सब कुछ ICC
या बाहर की बॉडीज़ पे डालें, तो ये थोड़ा सा ऑब्वियसली एक तरफ ये कंट्रीज़ भी जा सकती हैं, क्योंकि इंडिया किसी भी ये है एक ये सच्चाई है कि इंडिया जहाँ का भी टूर करता है वो बहुत सा एक रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये सारी कंट्रीज़ फिर चाहती हैं कि 3 क्यों हो, हम 5 टेस्ट क्यों ना खेलें, कि उसी रेवेन्यू को हम डबल क्यों ना कर लें। तो ये एक ट्रूथ है जो कि ऑब्वियसली बाकी टीम्स को इसकी समझ है और वो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। जी मोहित शाह साहब, जोफ्रा आर्चर वो भी एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, लेकिन बड़े इंजरी प्रोन रहे हैं, और मैं कल ही सोच रहा था, जो मैं आपसे बात कर रहा था, कि मेरे लिए तो गोइंग फॉरवर्ड एशेज बड़ी ज़रूरी है, तो अगर तो वो फिट रह पाते हैं तो बड़े, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनको डालने का मतलब है कि अब वो समझ गए हैं कि हमने जाने नहीं देनी सीरीज़ कहीं भी। देखिए दूसरा टेस्ट बर्मिंघम में है और एजबेस्टन पे ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट मिलती है पेसर को, और अगर थोड़े से जिस तरह पूरा इंग्लैंड का एक, क्योंकि मैंने काफ़ी सीरीज़ कवर किए हुए हैं इंग्लैंड में, पूरा इंग्लैंड का एक जो सिनेरियो है वो ये है कि जब थोड़े बादल आते हैं, हैवी एटमॉस्फेयर होता है, तो फास्ट बॉलर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है और वो उसको बड़ी स्विंग मिलती है उस विकेट से और सराउंडिंग्स की एटमॉस्फेयर से। तो ये जिस तरह मैम ने कहा कि बहुत जिस तरह इंडिया पहले ही आपको पता है 1 डाउन है, और अगर आर्चर फॉर्म में है, फिट हैं, तो फिर मसला इंडिया के लिए बढ़ेगा। यहाँ से इंडिया अपने चांसेस काउंट कर रहा है कि जाके जब ओवल पे खेलेगा या ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेलेगा, शायद उधर भी मैच है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेलेगा, फिर ओवल की विकेट आपको पता है ज़रा बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली होती है, 1-2 स्पिनर रख के वो फिर अपना इम्पैक्ट करते हैं, वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो एशियन टीम जाती है तो ओवल पे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारा मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी सीरीज़ आगे आने वाली है, जो 4 टेस्ट रह गए हैं, और जिस तरह परफॉर्म किया है इंग्लैंड ने, राइट अवे इंडिया पे प्रेशर आ गया है। और ये जो आर्चर वाली आपने बात की, मुझे अब ये अगर फीलिंग है कि ये फिटनेस बिल्कुल 100% फिट हैं और 5 दिन ये खेल जाएंगे और अपनी पूरी 100% दे देंगे, फिर बड़ा मसला आ जाएगा। लेकिन ऐसे बॉलर को आपको स्मार्टली मैनेज करना होता है, छोटे स्पेल्स करवाएं, जी ऑन एंड ऑफ उनके पास भी बुमराह ऐसे ही हैं, और जिस तरह कल आपने बात की कि इन्होंने इनको कप्तानी नहीं मिली, वो उनका पता कोई नहीं है, एक टेस्ट खेलें, दूसरा टेस्ट शायद ना खेलें, आगे 2 टेस्ट ना खेलें, तो इनका भी यही है कि जो टेस्ट खेलें कम से कम वो फिट हों, तो उसमें अपनी 100% परफॉर्मेंस दें, तो फिर ये इम्पैक्ट प्लेयर हैं, फिर इनसे कुछ ना कुछ निकल सकता है, मतलब है ये मैच आपको लेके दे सकते हैं। जी सैयद मोहम्मद अवैस साहब, आप भी कल से बड़े इंटरेस्टेड थे जोफ्रा आर्चर में, आपने ये भी बताया कि वो काउंटी सीजन भी खेलना शुरू हो गए, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल। या इट्स इंटरेस्टिंग कॉल है, लेकिन अब रिसेंटली उसका रिकॉर्ड आप चेक करो तो पैचेस के अंदर सच को परफॉर्मेंस इंप्रेसिव नहीं है। इससे पहले आपको पता लिमिटेड ओवर्स आईपीएल भी खेलने गए थे, बीच में वो छोड़ के वापस आ गए थे। जब से स्ट्रेस फ्रैक्चर का उनका एक इशू हुआ है, तो उनको कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली बैक की अगर बात करूं तो वो लोड उनके ऊपर नज़र आता है, वो स्मॉल स्पेल्स के अंदर भी उनको यूटिलाइज किया है। जोफ्रा आर्चर जिस वक्त आए थे वेस्ट इंडीज़ के बाद, अगर इंग्लैंड की बात करूं तो क्वाइट अपना एक्सप्रेस पेस भी थी, निप भी उनको मिलता था, रिस्टी फास्ट बॉलर है, जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्म भी करके दिया। अगर थोड़ा सा इंग्लैंड कंडीशन से बाहर निकालो, एशियन कंडीशंस वगैरह में एज सच इंप्रेसिव परफॉर्मेंस उनकी नज़र नहीं आपको आई, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से स्टोक्स उनको मैनेज करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी यही बहस लगी हुई थी कि इज ही 100% फिट टू प्ले द टेस्ट मैच, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। जैसे दोनों ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि रैप अप करके उस सीरीज़ को करें, लेकिन उसको आपको स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। विद द न्यू बॉल वो इफेक्टिव होगा, लेकिन जब ओल्डर बॉल आती है वहाँ पर आपको फिर बॉल के साथ कहीं ना कहीं गेम प्लान आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ जो एक अगर उनका पूरा ऐसा फास्ट बॉलर रिदम की बात करूँ तो जो बैक ज़्यादा उनकी यूज़ होती है, वहाँ पर उनको फिटनेस का इशू होगा और बड़ा स्मार्टली उसको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मजे की चीज़ होगी शुभनाम गिल वर्सेस जोफ्रा आर्चर, क्योंकि वो आईपीएल में भी शुभमन गिल की, क्योंकि जिस तरीके से वो आईपीएल के अंदर भी हमने कॉन्टेस्ट देखा है उन दोनों का, वो इंटरेस्टिंग वाला होगा देखने में। और साथ में पांट की अगर बात करें, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं सुनील गावस्कर को वापस बैठ के सुनते हुए कि वो क्या कहते हैं। नहीं, उनको अभी भी आपको देखना चाहिए, वो उनसे समर सॉल्ट मांग रहे थे तो उन्होंने कहा मैं अगली दफा कर लूंगा, तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। और किसी ने लिखा, मुझे समझ एक चीज की नहीं आती, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है सुनील गावस्कर, ऑब्वियसली लेजेंड है, मसला क्या है यार, वो स्कोर तो करके दे रहा है आपको, इशू क्या है उसकी बैटिंग स्टांस से? आपको उनके बैटिंग स्टांस से उनको बहुत ही को मसला है पांट के, लेकिन स्कोर करके आपको दे रहा है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं है सीरियसली। आप क्या चाहते हैं, मतलब हम क्या मैसेज पहुंचाएं वहां तक कि वो उठ के तालियां बजाएं? वो उन्होंने बजा दी, अप्रिशिएट भी कर सकती है, हमारा मैसेज थोड़ी जाएगा। नहीं, आपका भी जाना चाहिए, आप मतलब अपने आप को लाइट। मेरा लग गावस्कर इस सेंस में सोच रहे हैं ना कि जब वो विकेट पे आ जाते थे फिर जाने का नाम नहीं लेते तो वो गिल भी टिके रहे, पांट भी टिके रहे, जमे रहे, और लंबी इनिंग खेलें, और मतलब है बेशक स्लो खेलें, टेस्ट क्रिकेट वाली इनिंग खेलें, ये ना हो कि बस आए और आप एक सॉलिड डिफेंस देखना चाह रहे हैं। सर जी मसला ये है जो उनके ये उनका अपना मेरा ख्याल है सॉलिड, हिंदी अगर कमेंट्री सुने उनका एक इशू है,
हिंदी कमेंट्री के अंदर वो बात करते हैं 3 गेंदें गई, 4 बॉलें गई, अभी पांट स्वीप करते हुए नीचे गिरेंगे। भाई नीचे गिरेगा क्या, उसका स्टाइल है खेलने का, तो पीछे छोड़ दो भाई, वो स्कोर तो कर रहा है रन्स। मेरा सिर्फ इस चीज का है कि वो स्कोर कर रहा है रन्स, आपके लिए मसला क्या है उसके साथ? आप खेल में हो, शायद आपने इतनी क्रिकेट खेली है कि कहीं अनऑर्थोडॉक्स कोई आपने ऐसी शॉट मारी हो। खैर हमारे पास एक वीडियो तो थी, वो हम कुछ दिनों में चाहेंगे कि हम दिखा पाएं। आपकी बड़ी एक जबरदस्त फील्डिंग की वीडियो आई हुई है शॉट मिड विकेट पे। मैं तो खेलती ऐसे थी क्योंकि सामने तो मुझसे शॉट लगता नहीं था। देखें, जो प्योरेस्ट होते हैं ना क्रिकेट के, उनकी हमेशा जो कमज़ोरी होती है वो कवर ड्राइव होती है, स्ट्रेट ड्राइव होती है, वो चाहते हैं रन वहाँ बने। पर ऋषभ पंत जिस तरह के प्लेयर हैं वो रोकेंगे तो आउट होने का खतरा ज़्यादा है, वो इसी तरह चलाते रहेंगे तो रन्स बन जाएंगे। सो ये भी आपको देखना होता है कि हर टीम में एक तरह का प्लेयर नहीं हो सकता। आपको ये जो क्रिकेट की खूबसूरत बात ही है, इसमें इंक्लूसिविटी है। बड़ी हाइट का प्लेयर भी कामयाब है, छोटी हाइट का भी प्लेयर कामयाब है, जो रोक के प्रॉपर टेक्निक से खेलता है वो भी कामयाब है, जो देखे बगैर खेलता है वो भी कामयाब है। सो ये इसमें बात ये कि आपने अपनी स्किल को बैक, जो रन्स नहीं कर रहा वो भी कामयाब है। जी आपने रन्स नहीं किए। सो आई थिंक ये बड़ा मुझे बीच में कुछ देखा, ये वो तुम्हें चाह रहे तुम इंक्लूडेड फील करो। हाँ, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। अभी सुनील गावस्कर बन जाओ मेरे लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो जो डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले है उसको एम्ब्रेस किया जाए। हम हर एक को एक तरह का प्लेयर नहीं बना सकते, और वो विद टाइम जो है वो बहुत सी चीज़ें बदलती गई, लोगों की राय बदलती गई, और ये भी बदल जाएगी। अच्छा भाई, ही इज अ वेरी एनिमेटेड कैरेक्टर। मैं देख रहा था कि डिजिटल मीडिया के लिए क्लिप्स बहुत निकल आते हैं। हाँ। वो स्टंप माइक में बात कर रहे हो, शॉट नहीं लगी मिड विकेट तो कह रहे नहीं सीधा मारना था। तो ये चीजें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। और यार जो जिस तरह वो वापस आए हैं, आई थिंक जो क्रेडिट किसी को देना चाहिए, जिस एक्सीडेंट से वो वापस आए हैं, और ये ऑब्वियसली उनकी पूरे सिस्टम को भी क्रेडिट जाता है कि जितनी जल्दी उनका कमबैक हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल ऐसे सबसे मजे का वो था उसका, जब स्टंप माइक के अंदर वो कह रहा था अबे इसको समझा, बार बार मेरी एक ही टांग पकड़ी, उधर ही मारा स्टोक्स, यार इसको कोई चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा, इनका जो सबसे वायरल क्लिप हुआ था ना, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये लोग टेस्ट मैच खेल रहे थे, और वो मुझे याद है कि ये कीपर खड़े थे, तो इन्होंने बताया कि बॉल जो है वो आगे करानी है, तो उस बॉल पे जहाज पटेल ने छक्का मार दिया। तो जब छक्का लगा तो उनको याद आया कि मुझे याद नहीं था कि ये भी हिंदी बोल सकता है। तो कहते मुझे ये मेरे ज़हन में नहीं था कि ये भी बोल सकता है, तो वहाँ पर पकड़े गए। लेकिन वक्त कम है, जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी खबर जो आई, और जो कल एक सेरेमनी हुई, मोई शाह साहब, बाकायदा तौर पर फेडरेशंस को ऐलान किया गया है कितनी कितनी फंडिंग मिल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको? जी मैं कहता हूँ बड़ा एक कुछ अच्छे स्टेप्स थे जो कल गवर्नमेंट ने लिए, और उसमें से 72.1 मिलियन ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग फेडरेशंस एंड एथलीट्स, और जिसमें तकरीबन 64 अराउंड जो है वो फेडरेशन का था। उनकी सालाना एनुअल एक वो वाली ग्रांट होती है जो मिलती है, और वो शुरू में ही दे देते हैं। बिल्कुल। या मतलब है जो जब ये ख़त्म होने वाला होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके एंड पे देते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे लगी, देखें जहाँ तारीफ़ करने की बात हो करनी चाहिए, सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया इसको अरशद नदीम की फॉर फ्यूचर ट्रेनिंग। मतलब अगले 2 साल में जो वो ट्रेनिंग करेंगे, या कोई टूर करेंगे, ट्रेनिंग टूर करेंगे, या कोई पार्टिसिपेशन टूर करेंगे, उसके लिए मुख्तस किया। 20 लाख तो उनको अलग दिया, जो उन्होंने अभी मेडल जीता उसका दिया, लेकिन ये 1 करोड़ उनकी ट्रेनिंग के लिए दिया। ये बहुत अच्छा एक स्टेप था। इसमें मैं ये भी मेरे एग्जाम में आया कि जी एक ऐसा भी इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, हंट फॉर अरशद रिप्लेसमेंट, और उसके लिए 3 करोड़ रुपया रख दें, पूरे पाकिस्तान में ट्रायल करें। इट्स सिंपल सी बात है। अरशद नदीम अगले 2-2.5 साल के बाद नहीं आपको वो परफॉर्मेंस दे सकेगा। मुझे तो मुझे डाउट है कि शायद अगली जो ओलंपिक होगी उस तक इनकी फॉर्म, इनकी फिटनेस बहुत अच्छी रहे। मैं नहीं समझता, क्योंकि एथलीट की एक उम्र होती है, एज होती है, खासकर जो एथलेटिक्स से सारे डिसिप्लिन है उसमें एक एज होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। हंट फॉर अरशद नदीम रिप्लेसमेंट, इसके लिए एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक मखसूस एक बजट रखना चाहिए। 3 करोड़ 4 करोड़ पूरे मुल्क में उसके ट्रायल करने चाहिए। और उसके अच्छा, मैं जल्दी से आपसे 2-3 चीजें पूछ लेता हूँ। इन ग्रांट्स के अंदर एथलेटिक फेडरेशन को जो है वो 10 मिलियन का ग्रांट दिया गया, कबड्डी फेडरेशन को 3 मिलियन, स्क्वॉश फेडरेशन 5 मिलियन, और उसके बाद वुशु, जुजित्सु, कराटे की भी हम बात करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी हैं जिनका अंडर 1 मिलियन है। टाइक्वांडो के लिए 1.1 मिलियन। इस बात पे आते हैं ना, ये फेडरेशन के लिए जो आप ग्रांट दे रहे हैं 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ये एक टूर नहीं है। आपने टेनिस का भी मुझे बताया। याद रख, टेनिस को शाम ने मुझे चेक दिखा के 7 लाख में टूर शायद हमारा एक भी नंबर है। 20 कम से कम 20 टूर होते हैं।
एक साल में जो टेनिस फेडरेशन करती है उसके लिए उनको कम से कम 5-6-7 करोड़ रुपया चाहिए होता है, ये कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर वो स्टेप इन करता है, बीच में स्टेप इन करता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और वो टिकटिंग करके दे देता है, कोई और लॉजिस्टिक्स में आपको मदद कर लॉजिस्टिक्स में देता है। आपको सपोर्ट कर देता है। लेकिन मैं एक और बात करूंगा कि जो आप एक डेफिनेट एक आप देते हो, ग्रांट देते हो एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जून का इख्तिताम बिल्कुल आपको हो पता है, नहीं तो ये सारे पैसे जो होते हैं ना वो लैप्स हो जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल। को। वो वाला जो है ना उसमें ज्यादा ग्रांट होनी चाहिए। ये खासकर वो वाली आपकी फेडरेशंस जो आपको इंटरनेशनली कोई ना कुछ मेडल्स ला के देती हैं, उनकी ग्रांट्स ज़्यादा होती हैं। ये एथलेटिक फेडरेशन का आपने जो लिखा है, इनको 10 को नहीं मिला, ये अरशद नदीम वाले पैसे हैं, ये 10 मिलियन अरशद नदीम वाले पैसे हैं कि उन पे इन्वेस्ट करें आप। तो लेकिन टोटल में ये बात कर रहा हूँ कि आपका अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये बहुत कम है आजकल के ज़माने में, बहुत बिल्कुल कम। ऐसे नहीं। आई थिंक वो आप वाली बात है कि एक टूर नहीं हो पाएगा उसमें। एक टूर नहीं हो पाए। कम से कम ये जो आपकी टॉप की फेडरेशंस हैं उनको कम से कम 20 मिलियन तो स्टार्ट होना चाहिए, 20 मिलियन से आगे बिल्कुल। उनको जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मोहित शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें ज्वाइन करे थे। थैंक यू वेरी मच। सईद मोहम्मद वैस, सना मीर साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये जो एक तकरीब हुई इसमें ना सिर्फ प्लेयर्स को जो है वो नवाजा गया, बल्कि एक चीज़ बड़ी खुशाइन थी कि अरशद नदीम के जो कोच हैं भट्ट साहब, उनको भी इनाम दिया गया, उनको भी एक इनामी रकम जो है उसका चेक तकसीम किया गया, और जो कि मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है। जो कोचेज़ और जितनी मेहनत सारी एक पूरे पैनल की अगर आप बात करते हैं जिसमें आपका सपोर्ट स्टाफ हो सकता है, आपके कोचेज होते हैं, इसमें इंडिविजुअल तौर पर तो भट्ट साहब का बहुत किरदार है। तो मेरे ख्याल से एक खुशाइन चीज़ ज़रूर है। ये ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इसकी जो एक फ्रीक्वेंसी तो है ही, लेकिन जो इनामी रकम की जो एक तादाद है जो हम ओवरऑल देखते हैं, उसको बड़ा आपको एक इंक्रीज़ की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इतने पैसे मुख्तस करें जिसमें सिर्फ एक टूर का ना सोचें, लेकिन पूरे साल की ट्रेनिंग और टूर्स के बारे में ज़रूर सोचा जाए। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।